रूस के ड्रोन खतरे से निपटने के लिए यूक्रेन लगातार और स्मार्ट व मजबूत तरीके खोज रहा है और उसने अभी कुछ नया तैनात किया है। कुछ ऐसा जिसे पेंटागन ने भी अभी तक नहीं बनाया है और कुछ ऐसा जिसे रूस रोकने में असमर्थ है। एक हवाई इंटरसेप्टर ड्रोन लॉन्च प्लेटफॉर्म। एक यूटिलिटी एयरक्राफ्ट में ऐसे बदलाव किए गए हैं कि अब यह मिसाइल या बम की बजाय हवा में ड्रोन लॉन्च करता है जो दुश्मन के मानव रहित हवाई वाहनों को खोजकर नष्ट कर देते हैं। यह एक उल्लेखनीय नवाचार है और इसमें यूक्रेन को इस युद्ध में आगे बढ़ने के लिए और भी अधिक गति देने की क्षमता है। ये सब कई दशक पहले बने एक साधारण विमान से शुरू हुआ था, एंटोनोव AN-28। कोई शानदार फाइटर जेट या उन्नत हमला विमान नहीं, बस एक ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप ट्रांसपोर्ट विमान है जिसने 1969 में पहली बार उड़ान भरी और ज्यादातर समय ऐसा ही रहा, जिसका इस्तेमाल या तो एक शॉर्ट रेंज एयरलाइनर के रूप में या फिर लोगों, माल या अन्य सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले यूटिलिटी विमान के रूप में किया जाता है। हालांकि इन विमानों में से करीब 200 बनाए गए थे, लेकिन अब मुश्किल से 1 दर्जन से थोड़ा ज्यादा ही चालू हालत में बचे हैं। कुछ अभी भी रूस, आर्मेनिया, ताजिकिस्तान में एयरलाइन सेवा में हैं। बताया जाता है कि इनमें से थोड़े से अब भी जॉर्जिया, तंजानिया और यूक्रेन में सैन्य सेवा में हैं। दुनिया भर की ज्यादातर सेनाएं ऐसे विमान को ज्यादा उपयोगी नहीं मानेंगी। यह अपेक्षाकृत पुराना और छोटा है, खासतौर पर तेज भी नहीं है और इसे युद्ध के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। लेकिन यूक्रेन ज्यादातर सेनाओं जैसा नहीं है, यह फिजूल खर्ची नहीं करता। यह सिर्फ उम्र या अनुमानित कम मूल्य के कारण पुराने संसाधनों को रिटायर नहीं करता। इसके बजाय ये वहां भी मूल्य खोजता है जहां दूसरे लोग नहीं देखते। ये हमेशा लीक से हटकर सोचता है और अपने पास उपलब्ध वाहनों और उपकरणों का अधिकतम उपयोग करने के तरीके खोजता रहता है। ये आधुनिक समय की शायद सबसे सूझबूझ वाली सैन्य शक्ति के रूप में वैश्विक मानदंड स्थापित करता है, जो बेकार संसाधनों को विश्व स्तरीय नवाचारों में बदलता है। ये ऐसा जरूरी नहीं कि अपनी इच्छा से करता है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि इसे करना पड़ता है, क्योंकि यूक्रेन एक बड़े और अधिक संसाधन युक्त प्रतिद्वंदी से जूझ रहा है। रूस के पास यूक्रेन की तुलना में ज्यादा टैंक, ज्यादा बख्तरबंद वाहन, ज्यादा मिसाइलें, ज्यादा बम, ज्यादा ड्रोन और ज्यादा सैनिक है। ऐसे प्रतिद्वंद्वी से मुकाबले में आप कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। अगर आपको जिंदा रहना है तो संसाधनशील बनना होगा। ज्यादातर देश एंटोनोव AN-28 को एक पुराना उबाऊ यूटिलिटी प्लेन ही मानते हैं। यूक्रेन को एंटोनोव AN-28 में अभी तक इस्तेमाल न की गई संभावनाओं का खजाना दिखती है। इंजीनियरों का मानना है कि कुछ जरूरी बदलावों के साथ ये रूस के ड्रोन झुंडों के खिलाफ अहम हथियार बन सकता है। तो फरवरी 2026 में हमें पहली बार देखने को मिला कि एक अपग्रेडेड AN-28 क्या कर सकता है। फ्रांसीसी टेलीविजन चैनल TF1 से फुटेज सामने आई जिसमें इन विमानों में से एक को रात के समय एक सक्रिय युद्ध मिशन पर दिखाया गया था, जहां मूल AN-28 डिजाइन में कोई हथियार या शस्त्र नहीं था। वहीं इस AN-28 को इसका खुद का 6 बैरल वाला गैटलिंग टाइप 7.62 मिमी M134 मिनीगन दिया गया था, जिसे केबिन के दरवाजे पर लगाया गया था। ये मिनीगन, जो 1 मिनट में 3000 से 6000 राउंड या हर सेकंड में 50 से 100 गोलियां दागने में सक्षम है, ने हवाई इस्तेमाल में इसकी सफलता पहले से साबित है। उदाहरण के लिए, यह AC-47 स्पूकी और अन्य साइड फायरिंग गनशिप्स में स्टैंडर्ड था और ऐतिहासिक रूप से जमीन पर लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। हालांकि AN-28 में यूक्रेन के निशाने पर एक अलग तरह का लक्ष्य था, रूसी ड्रोन, और हैरानी की बात है कि यह काफी प्रभावी है। फ्रेंच टीवी पर प्रसारित फुटेज में दिखा कि AN-28 के कॉकपिट के नीचे शाहिद या जेरोन स्टार लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन के 115 सिलहोट पेंट थे, जो हर एक पुष्टिकृत मार को दर्शाते हैं। उनमें से 2 सिलहोट्स पीले रंग में थे, शायद ज्यादा गिराए गए ड्रोन के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक AN-28 और उसकी 4 सदस्यीय टीम ने शूटिंग तक करीब 150 ड्रोन गिराए थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यह विमान कैसे काम करता है। बताया गया कि 28 दल आमतौर पर
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की ग्राउंड टीमों से जुड़ा रहता है, जो विमान को रूसी ड्रोन दिखने वाले क्षेत्रों की ओर भेजते हैं। दल के हर सदस्य की अलग भूमिका होती है ड्रोन खोजने और नष्ट करने में। उदाहरण के लिए कैमरा ऑपरेटर विमान के बाहर लगे कैमरे की फीड इंफ्रारेड डिस्प्ले पर देखता है और आसमान में हलचल के संकेत स्कैन करता है। पायलट के साथ विमान में एक गनर होता है जिसे नाइट विजन गॉगल्स दिए जाते हैं और वह इलाके में ड्रोन पर मिनीगन चलाता है। चौथे और अंतिम क्रू सदस्य की भूमिका स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्हें मिनीगन में जाम हटाने, उसे रीलोड करने या अन्य तरीकों से टीम का समर्थन करने जैसे कार्य मिल सकते हैं। शायद क्रू की सबसे प्रभावशाली बात यह है कि ये लोग बरसों के युद्ध अनुभव वाले पेशेवर सैनिक नहीं, बल्कि वे नागरिक स्वयंसेवक हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए उड़ान भरने और जान जोखिम में डालने का फैसला किया है। हर टेक ऑफ उनका आखिरी हो सकता है, क्योंकि AN-28 युद्ध के लिए नहीं बना था, खासकर 21वीं सदी के युद्ध के लिए नहीं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें और कामिकाजी UAV है जो ऐसी छोटी विमानों को पलक झपकते ही खत्म कर सकते हैं। सिर्फ एक रूसी क्रूज मिसाइल या ड्रोन का सही जगह पर हमला इस विमान को नीचे गिराने के लिए काफी है और रूस लगातार दांव बढ़ा रहा है। 2026 की शुरुआत में रिपोर्ट्स आती है कि क्रेमलिन सेना अपने ड्रोन को मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स, मैनपैड्स और R-60 एयर टू एयर मिसाइल जैसे नए हथियारों से लैस कर रही है, जिससे वे पहले से ज्यादा घातक बन गए हैं। ड्रोन की नई लहरों में सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम्स जोड़े जा रहे हैं, जिससे उनकी हवा में टिके रहने की क्षमता बढ़ रही है। लेकिन रूस अकेला सुधार नहीं कर रहा, यूक्रेन भी अपने उपकरणों को बेहतर बना रहा है। मिनीगन जोड़ना तो बस शुरुआत थी। अब AN-28 को एक इंटरसेप्टर ड्रोन प्लेटफॉर्म में बदल दिया गया है। ये खुलासा अप्रैल 2026 में यूक्रेनी पायलट और स्वयंसेवक दिमूर फातकुलिन द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में हुआ था, जिनका यूक्रेन की सबसे असाधारण विमानन नवाचारों को दिखाने का इतिहास रहा है। वीडियो से पता चलता है कि एक AN-28 में अंडरविंग हार्डपॉइंट्स लगाए गए हैं, जिन पर 2 अलग अलग प्रकार के इंटरसेप्टर ड्रोन्स लगाए गए हैं, स्काईफॉल P एक सन और मेरोप्स AS-3 सर्वेयर। P एक सन यूक्रेनी शस्त्रागार का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला असरदार इंटरसेप्टर ड्रोन है, जिसका आकार गोली जैसा और 3D प्रिंटेड मॉड्यूलर एयरफ्रेम है। ये अधिकतम 300 किलोमीटर भी घंटा 185 मील भी घंटा की क्रूज गति तक पहुंच सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह इससे भी काफी तेज गति से चल सकता है, जिसकी अधिकतम गति लगभग 450 किलोमीटर प्रति घंटा या 280 मील प्रति घंटा है। ये गति इस इंटरसेप्टर के लिए पर्याप्त से भी अधिक है कि वो रूस द्वारा तैनात किए जा सकने वाले लगभग किसी भी UAV को पकड़ सके और उसे नष्ट कर सके। इसके अलावा P एक सन बनाना बेहद सस्ता है। हर यूनिट की कीमत करीब $1000 है। इनका इस्तेमाल रूसी ड्रोन गिराने में हो रहा है, जिनकी कीमत 20, 30 या $50,000 तक होती है। स्काईफॉल का कहना है कि वह हर महीने 50,000 तक इंटरसेप्टर बना सकता है, जो यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं के लिए आगे चलकर बहुत बड़ा फायदा होगा, खासकर जब इन्हें लॉन्च करने के लिए AN-28 जैसे इनोवेटिव नए प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। प्लेन पर देखा गया दूसरा ड्रोन मेरोप्स AS-3 सर्वेयर था। P एक सन की तरह AS-3 भी एक छोटा और सस्ता ड्रोन है, जो हवा में दूसरे UAV को ढूंढकर उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले गिराने के लिए बनाया गया है। हालांकि जहां P एक सन सबसे कॉम्पैक्ट और किफ़ायती विकल्पों में से एक है, जिसे कुछ छोटे और सस्ते रूसी ड्रोन को खत्म करने के लिए बनाया गया है, वहीं AS-3 को थोड़े ज़्यादा मजबूत लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये कैलिफोर्निया स्थित कंपनी पेरिनियल ऑटोनॉमी द्वारा बनाया गया था, जिसे पहले प्रोजेक्ट ईगल के नाम से जाना जाता था, और इसकी ऑपरेशनल रेंज 12.5 मील या 20 किलोमीटर तक है। साथ ही ये लगभग 175 मील प्रति घंटा या 280 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति तक पहुंच सकता है। इसे मैन्युअली उड़ाया जा सकता है या फिर स्वायत्त रूप से भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिसमें एक AI आधारित नियंत्रण प्रणाली इसकी हर हरकत को नियंत्रित करता है और ऑनबोर्ड सेंसर लक्ष्य की पहचान और ट्रैकिंग में मदद करते हैं। हर यूनिट में 2 किलोग्राम यानी
4.4 पाउंड का विस्फोटक वारहेड होता है और ये अपने लक्ष्यों को या तो सीधे टकराकर या फिर वारहेड को पास जाकर विस्फोटित करके नष्ट कर सकता है। यूक्रेन 2024 से मेरोव सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ ड्रोन ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत पोलैंड और रोमानिया जैसे अमेरिका और नाटो के सहयोगी देशों को भेजे गए हैं, जिससे गठबंधन के पूर्वी हिस्से की रक्षा मजबूत हो सके। अमेरिकी सेना के अनुसार प्रत्येक AS-3 की कीमत लगभग $15,000 है। हालांकि अगर उत्पादन बढ़ाया और अनुकूलित किया जाए तो यह लागत घटकर $3,000 तक आ सकती है। इससे यूक्रेन के लिए अपने A-28 को तैयार करना, आसमान में उड़ाना और रूसी ड्रोनों को एक एक करके गिराना और भी आसान और सस्ता हो जाएगा, बिना इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में पैसा खर्च किए। AN-28 के इंटरसेप्टर्स की तैनाती और उनके अनोखे फायदों को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि ऐसी और भी बातें हैं। अगर द मिलिट्री शो से फायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब अप्रैल 2026 की AN-28 की फुटेज में इंटरसेप्टर्स को एक्शन में दिखाया गया है। हम देखते हैं कि विमान के क्रू ने इलाके में एक दुश्मन ड्रोन को देखा और उसकी पुष्टि की, इससे पहले कि वे अपने P-1 सन में से एक को लॉन्च करें। इंटरसेप्टर तुरंत अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता है और उसके पास जाकर विस्फोट करता है, जिससे वह ड्रोन हवा में ही नष्ट हो जाता है। ये सब कुछ सेकेंडों में हो जाता है। फैट कुलिन, वो पायलट जिसने यह फुटेज अपलोड किया, ने कैप्शन में कहा कि विमान से लॉन्च हुए P-1 सन इंटरसेप्टर असली युद्ध में पहले ही कारगर रहे हैं। वह आगे कहता है, हमने प्रशिक्षण उड़ानों के दौरान कई और इंटरसेप्टर ड्रोन भी टेस्ट किए हैं। इसे सस्ता एयर टू एयर मिसाइल कह सकते हैं। फैट कुलिन ये भी बताते हैं कि अप्रैल तक AN-28 ने अपनी मिनीगन से 222 रूसी ड्रोन्स गिराए हैं और अब इस बेहद अहम बदलाव की वजह से सैकड़ों और ड्रोन गिराने की क्षमता रखता है, क्योंकि एक विमान से ड्रोन लॉन्च करने में सक्षम होना यूक्रेन के लिए कई मायनों में बेहद फायदेमंद है, सिर्फ एक ही नहीं, कई तरीकों से। सबसे पहले AN-28 इंटरसेप्टर को उनके लक्ष्यों के कहीं ज्यादा करीब ले जाने में सक्षम है जितना वे आमतौर पर होते। आमतौर पर इस तरह के ड्रोन को जमीन से लॉन्च करना पड़ता है और उन्हें अपने लक्ष्यों के बराबर ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहले कई हजार फीट आसमान में उड़ान भरने में समय लगाना पड़ता है। और जब आप सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले अपेक्षाकृत छोटे UAV को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हर सेकंड कीमती होता है। जितना अधिक समय बचाएं, इंटरसेप्टर उतने प्रभावी होंगे, इसलिए हवाई लॉन्च महत्वपूर्ण है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टीमों की जानकारी से AN-28 क्रू उन क्षेत्रों में उड़ सकते हैं जहां रूसी ड्रोन दिखे हैं और वहीं से निकटतम दूरी पर इंटरसेप्टर लॉन्च कर सकते हैं। AN-28 के हार्ड पॉइंट से रिलीज होने के बाद ये ड्रोन दुश्मन के UAV से टकराने से पहले हवा में बस कुछ सेकंड रहते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है हवा में टिके रहने का समय। इंटरसेप्टर ड्रोन अक्सर तेज, सस्ते और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने में प्रभावी होते हैं, लेकिन सहन शक्ति के मामले में वे बहुत अच्छे नहीं होते। कई ड्रोन कुछ ही मिनटों में उड़ते हैं और थोड़ी दूरी पर ही उनकी बैटरी खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि यूक्रेन के लिए यह व्यावहारिक नहीं है कि वह अपने इंटरसेप्टर ड्रोन को लॉन्च करे और उन्हें हवा में मंडराने दे, कई मिनटों या घंटों तक एक ही जगह पर मंडराते हुए दुश्मन के किसी भी UAV के इलाके में घुसने का इंतजार और निगरानी करे और फिर सही समय आने पर हमला करे। वे इन्हें तभी लॉन्च कर सकते हैं जब उन्हें यकीन हो कि दुश्मन उस इलाके में सक्रिय है। और जैसे ही हर ड्रोन उड़ान भरता है, एक काउंटडाउन घड़ी तेजी से चलने लगती है, जिससे इंटरसेप्टर के पास अपने लक्ष्य को ढूंढने, लॉक करने और पकड़ने के लिए बहुत कम समय होता है। AN-28 पूरी तरह अलग मामला है। ये कोई सस्ता ड्रोन नहीं, बल्कि एक बाकायदा यूटिलिटी विमान है जिसमें लंबी उड़ानों के लिए बड़े फ्यूल टैंक हैं। यह कई घंटों तक हवा में रह सकता है और रणनीतिक स्थानों पर लगातार एंटी ड्रोन गश्त कर सकता है। यूक्रेन एक AN-28 को महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर भेज सकता है जो क्षेत्र को लंबे समय तक स्कैन कर खतरों पर तुरंत कार्रवाई कर सके, जिससे रूसी आक्रामकता के खिलाफ रोकथाम मजबूत होती है। ऐसी प्रणाली का एक और फायदा यह है
कि इसमें कई तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। AN-28 को युद्ध के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन यूक्रेन ने इसमें बदलाव कर इसे एयरबोर्न ड्रोन इंटरसेप्टर प्लेटफॉर्म बना दिया है, जिसमें कई हार्ड पॉइंट्स हैं जो ड्रोन, गन और संभवतः रॉकेट ले जा सकते हैं, जिससे कीव की सेनाएं दुश्मन के ज्यादा तरह के खतरों का ज्यादा प्रभावी तरीके से मुकाबला कर सकेंगी। दूसरे शब्दों में, भले ही रूस शाही ड्रोन पर अपनी निर्भरता कम कर दे और अलग अलग आकार, गति या संचालन पैटर्न वाले ड्रोन का इस्तेमाल करने लगे, फिर भी यूक्रेन सैद्धांतिक रूप से लगातार उनका मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। AN-28 की अन्य विमानों पर खास बढ़त है जो इसे ऐसे मिशन के लिए उपयुक्त बनाती है। इसमें कम दूरी से उड़ान भरने और उतरने की क्षमता है। इसका मतलब है कि ये बहुत छोटे रनवे, बिना तैयारी वाली लैंडिंग स्ट्रिप्स या छोटे स्थानों पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, जबकि पारंपरिक विमानों को ज्यादा जगह चाहिए होती है। ये मायने रखता है क्योंकि जब यूक्रेन अपने पूरे क्षेत्र में फैले रूसी ड्रोन खतरों से निपट रहा है, तो उसके पास हमेशा बड़े हवाई अड्डों और लंबी रनवे वाले एयरफील्ड्स का इस्तेमाल करने की सुविधा नहीं होती। उसे अक्सर साधारण और छोटी टेक ऑफ जगहों और अस्थायी लैंडिंग स्ट्रिप्स का उपयोग करना पड़ता है, और ऐसे विमानों की ज़रूरत होती है जो इन सीमाओं के साथ काम कर सके। शुक्र है A-28 ऐसा कर सकता है, और आने वाले महीनों में यूक्रेन के लिए इसकी अहमियत बढ़ेगी, क्योंकि रूस अब बड़ी संख्या में ड्रोन बना रहा है। वे हर महीने 5000 शाहिद या जेरिन ड्रोन बनाते हैं और इसे लगभग 3 गुना करने का लक्ष्य रखते हैं। यूक्रेन ड्रोन से निपटने के लिए पारंपरिक उपायों पर निर्भर नहीं रह सकता। $10,000 या कम कीमत वाले ड्रोन को लाखों डॉलर की एयर डिफेंस मिसाइल से मारना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इन्हें आसानी से बड़ी संख्या में बनाया जा सकता है। इसके बजाय कीव के रक्षकों को UAV खतरे से निपटने के लिए वैकल्पिक तरीके खोजने पड़े हैं। इसी कारण वे पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली, एकीकृत और बहुस्तरीय एयर डिफेंस नेटवर्क विकसित कर पाए हैं, जो सिर्फ सामान्य रडार और एयर डिफेंस मिसाइल बैटरियों से नहीं, बल्कि मोबाइल जमीनी इकाइयाँ, AI संचालित टर्रेट और निर्देशित ऊर्जा हथियार और इंटरसेप्टर ड्रोन जैसे सस्ते, असरदार विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला से बना है। इंटरसेप्टर की महत्ता बढ़ रही है क्योंकि वे मॉस्को के ड्रोन को निष्क्रिय करने के सबसे किफ़ायती विकल्प बन रहे हैं। उनके पास विश्व स्तरीय सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों जैसे विशाल वारहेड या सटीक मार्गदर्शन प्रणाली नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य अन्य UAV को मार गिराना है, और इसमें वे अब तक शानदार रहे हैं। वे पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियों से सस्ते हैं और बड़ी संख्या में बनाना व तैनात करना आसान है, जिससे ये बड़े क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं। इससे यूक्रेन को अपने महंगे उन्नत मिसाइलों को रिजर्व में रखने की सुविधा मिलती है, और वे उन्हें केवल तब इस्तेमाल करते हैं जब जरूरत हो, जैसे कि दुश्मन की मिसाइलों या विमानों पर पलटवार करने के लिए। इन सब बातों को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं कि कीव इंटरसेप्टर ड्रोन बेड़े के विस्तार और विविधता पर जोर दे रहा है और अलग अलग मॉडल तैनात कर रहा है, जिनमें हर एक की अपनी तकनीकी विशिष्टताएं और क्षमताएं हैं। बुलेट जैसी P-1 सन और स्ट्रिल्ला से लेकर क्वाड्रोटर शैली का 08 तक, जो उन्नत AI से शाहिद ड्रोन को बिना किसी मैनुअल नियंत्रण के खोज कर नष्ट करता है। AN-28 जैसी नवाचारों के जरिए यूक्रेन इन ड्रोन का इस्तेमाल करने के तरीके भी बदल रहा है। अब इन्हें सिर्फ जमीन से ही नहीं, बल्कि हवा में भी तैनात किया जा रहा है। देश की सेना इस अवधारणा को और कैसे आगे बढ़ा सकती है, यह आसानी से सोचा जा सकता है। यह पहले ही मदरशिप शैली के बड़े ड्रोन का उपयोग कर रहा है, जो छोटे ड्रोन को दुश्मन के खतरे वाले हवाई क्षेत्र में तैनात करते हैं। भविष्य में ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और याकोलेव याक 52 ट्रेनर विमान को भी P-1 सन और मेरोप्स AS-3 जैसे ड्रोन ले जाने और लॉन्च करने के लिए संशोधित किया जा सकता है। हल्के विमान और हेलीकॉप्टर अब तक सभी रूसी ड्रोन में से 12% तक को मार गिराने के लिए जिम्मेदार हैं। अगर इन्हें अपने खुद के मिनी इंटरसेप्टर स्वॉर्म से अपग्रेड किया जाए तो यह आंकड़ा निश्चित रूप से बढ़ने लगेगा। देखना होगा कि यूक्रेन इस विचार को कहां तक ले जाता है, लेकिन AN-28 इसका स्पष्ट प्रमाण है। जो कभी साधारण और निर्दोष विमान था, अब
ड्रोन लॉन्च करने वाला शक्तिशाली प्लेटफॉर्म बन गया है, जो यूक्रेन के आसमान, नागरिकों और बुनियादी ढांचे की रक्षा करने वाले जटिल एयर डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा है। यह देश दिखाता है कि वह देख सकता है जो दूसरे नहीं देख सकते, कर सकता है जो दूसरे सोच भी नहीं सकते, और अनोखे तरीकों से नवाचार कर अपने विरोधी पर छोटे लेकिन अहम फायदे पा सकता है। इस वीडियो में यूक्रेन के सैन्य नवाचार का उदाहरण क्रेमलिन किलर मिसाइल दिखाया गया है, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी डराती है, या यह देखने के लिए कि कीव की रणनीतियां रूस के लिए कितनी भारी पड़ रही है। इस वीडियो को देखें, जिसमें यूक्रेन की गुप्त रणनीति का खुलासा किया गया है कि वह अपने दुश्मनों की मिसाइल भंडार और लॉन्च प्लेटफॉर्मों को कैसे खत्म कर रहा है, जिससे मॉस्को पूरी तरह से अगली चुनौती के लिए असहाय हो गया है। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आज ही द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी जानकारियां, विश्लेषण और सैन्य समाचार रिपोर्टें मिलती रहें, जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे।